बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सारा मामला धमकी, मुदाखलत और साजिश, इन तीन अल्फाज के इर्द गिर्द घूमता है। पाकिस्तान की पूरी सियासत इसी मामले पर स्टक है। खान साहब ना तो कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स को मानते हैं, ना ही वो जो अस्करी और सियासी क़यादत ने मिल बैठ के तय किया कि हमें कोई तहकीकात से पता नहीं चला कि कुछ साजिश हुई है। तो वो कहते हैं मुदाखलत तो हुई ना। आप जिस तरीके से धमकी की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुली समाअत करे। अगर खान साहब की बात नहीं मानी जाती तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज़िलाई सतह पे, यूनियन काउंसिल सतह पे और गांव की सतह पे जो अपनी तंजीम है उसको बता दिया कि तैयारी करें, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा और इस्लामाबाद की आज़ादी का मार्च वो करेंगे। तो अब जो मामला है वो ये है कि अगर मौजूदा हुकूमत ये जो धमकी आमेज़ मरासला है, इस मरासले की ज़बान क्या थी? खान साहब कहते हैं कि ये साजिश थी, ऐसी ज़बान कभी इस्तेमाल नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं ऐसे मरासले आते रहते हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसी ज़बान कभी इस्तेमाल नहीं हुई जो मेरे ख़िलाफ़ हुई, और ना कभी ऐसे किसी वज़ीर आज़म को इससे पहले धमकी दी गई है जो मुझे दी गई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ही तहकीकात करे जुडिशल कमीशन बना कर। तो यहाँ पे अब डेडलॉक है, कौन आगे बढ़ेगा, कैसे ये डेडलॉक ख़त्म होगा, एक तो ये सवाल है। दूसरा, खान साहब ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो बिल्कुल एक मुतअस्सिब इदारा है और उन्होंने कभी हमारे हक़ में कोई फ़ैसला नहीं दिया, तो उनको तो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो अब हम पहले ही देख रहे थे कि खान साहब और जब वो हुकूमत में थे तब भी इलेक्शन कमीशन के साथ उनके मामलात कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। उनके बहुत सारे वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ऐसी ज़बान इस्तेमाल की, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। जो अहम मामला है, हुकूमत कह रही है जी कि खान साहब फ़ॉरेन फंडिंग केस से घबराए हुए हैं क्योंकि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं कि इन्होंने गैर कानूनी और नाजायज़ मीन से फ़ंडिंग ली है। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात फ़ॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती और 73 लाख डॉलर से ज़ायद 4 सालों में जो आए उनका कोई हिसाब किताब खान साहब के पास नहीं है। तो अब ये मामला खान साहब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे उसको डिसक्रेडिट कर रहे हैं, तो खान साहब ने तो ज़ाहिर यही करना। वो तो पहले बता के निकले थे कि जब मैं सड़कों पर जाऊंगा तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। हुकूमत क्या करे? हुकूमत भी अगर यही काम करेगी कि खान साहब ने यहाँ पर उन्होंने करप्शन की है, उनके लोगों ने करप्शन की है, यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो हुकूमत तो इसमें अगर मसरूफ़ हो जाएगी, तोशा खाना का केस हो, फ़रा बीबी की कहानियाँ हों, या आज हम देख रहे थे कि असद कैसर साहब ने अपने बहनोई को बिल्कुल रूल्स को निगलेक्ट करते हुए उन्होंने उनको ना सिर्फ ये कि नौकरी दी हुई थी बल्कि उनको तरक्की भी देके जाने से पहले। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं हुकूमत ने ज़ाहिर है ये सामने तो लानी है, लेकिन क्या सारी तवानाइयाँ इस बात पे लग जाएंगी कि खान साहब का जो बयानिया है उसका काउंटर तैयार किया जाए? और फिर मईशत का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुआशी बहरान बहुत ज़्यादा है, तो इस सारे चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। लेकिन अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है पाकिस्तान में, खान साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, खान साहब बार बार इदारों को भी कह रहे हैं, खान साहब ना तो अस्करी क़यादत की इस वक्त बात सुन रहे हैं, ना वो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग को मानते हैं, ना वो कौमी सलामती कमेटी के जो अलामिया है ना उसको मानते हैं। तो ये जो मैं ना मानूँ वाली बात है, ये मुल्क को क्या वाकई सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगी? जी मैं ये सवाल रखूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस खान न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरा मंतंगी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नदीम अहमद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन थे और वहाँ पे मेंबर भी थे असम्बली के। जो पंजाब की सूरत हाल है कुछ उस तरफ भी बात करेंगे। आज सुना है कि हमजा शहबाज साहब की हलफ बर्दारी की एक तकरीब है, वो हो गई है, कब होनी है, कुछ उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बहरा मंतंगी साहब आपकी तरफ ही सवाल लेके आती हूँ। खान साहब तो कहते हैं जी कि जो मर्ज़ी फोरम हो, मैं जुडिशल कमीशन से कम के ऊपर बात नहीं मानूंगा, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि आप खुली समाअत करें इस मरासले की और अवाम को पता चलना चाहिए कि जो मुदाखलत हुई है वो साजिश ही थी। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मरासला अगर वाकई सेलेक्टेड साहब को मिला था 7 मार्च को, तो उसी वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थे और फिर 7 मार्च के बाद
OIC इजलास भी हुआ था, उसमें अमेरिका डेलीगेशन भी आया था। फिर जब उसी दौरान अदम एतमाद आने की बात हो रही थी और अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया, तो इस इमरान ने कहा था कि मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब अपोजिशन वाले अदम एतमाद लाएंगे और मैं एक गेंद पे 3 बोल्ट करूंगा, 3 विकेट गिराऊंगा। तो ये 7 मार्च का मरासला अपने जेब में रख के अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन को वेलकम भी करना था, इजलास भी हो रहा था, अमेरिका डेलीगेशन भी आ रहा था। उसने वो कंस्पेरेसीज की डिस्कशन नहीं की, उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जो साजिश की गई थी, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त उनको होश नहीं था, इसलिए कि ये कह रहा था कि मेरे साथ तमाम इत्तेहादी जमातें हैं और अगर सिन हाउस में बोली लगी है तो उसको मैं डिसीट कर लूंगा, उसको मैं डिस्क्वालीफाई करूंगा। लेकिन जब इनको पता चला कि जितनी भी इत्तेहादी जमातें थे जिस मकसद के लिए इमरान को सपोर्ट किया था कि इमरान इदारों को, मुल्क को, पार्लियामान को, अवाम को कुछ डिलीवर करे, तो जब उसने देखा कि कुछ नहीं किया सेलेक्टेड और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो इत्तेहादी जिन इत्तेहादियों की ताकत पर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, चाहे वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट थे, चाहे वो बाब की पार्टी थी, चाहे वो बुख्ती की पार्टी थी, मैंगल की पार्टी थी, काब की पार्टी की बात थी, तो वो तमाम इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन की बयानिया को, अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया। लेकिन लेकिन और जब बहरामान इसको साहब, पता चला ये तो बात चले, ये तो पूरी जो अब हुकूमत है, मुत्तहदा हुकूमत, वो यही कहती है जी कि आपको जब पता चला आपके बिल्कुल कोई आपके साथ नहीं रहा तो फिर आपने इस आलमी साजिश का जिक्र किया। लेकिन अब खान साहब तो इस बयानिए को लेके सड़कों पर जा चुके हैं, वो कह रहे हैं मेरे साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों के ऊपर भी अवाम का दबाव भी पड़ सकता है और अदालतें जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि उन्होंने सच के साथ खड़ा होना है। तो इस दबाव को कैसे आप लोग काउंटर करेंगे, नहीं करेंगे? आप समझते हैं कि ये दबाव नहीं है? देखिए तंजीला, मैं एक बात बता रहा हूं कि करोड़ों की आबादी में पेशावर के जलसे में अगर 6,000 लोग इकट्ठे हो जाएं, या करोड़ों की आबादी कराची में 7-8 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएं, या लाहौर की करोड़ों की आबादी में अगर 12-13 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएं, और ये वो सियासी मुर्दा है जिसके जनाजे में अगर करोड़ों लोग भी शामिल होते हैं तो वो मुर्दा वापस जिंदा नहीं होते हैं। तो ये इमरान इस वक्त सियासी मुर्दा है और ये 6-7 हज़ार लोग उनको दोबारा पॉलिटिकली जिंदा नहीं कर सकते हैं। तंजीला, मैं समझता हूं कि 2 मौके थे, मेरी इस बात को थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दे दे। इमरान और पीटीआई के लिए 2 मौके थे। एक मौका ये था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, आप पार्लियामान को मजबूत करें, आप इदारों को मजबूत करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, अपना 5 साल पूरा करें। लेकिन इसने अपोजिशन लीडरशिप की स्टेटस को, अपोजिशन जमातों की लीडरशिप से, आप जैसे एंकर से, इंटेलेक्चुअल से, मीडिया पर्सन से कुछ नहीं सीखा और इसने वही जिद, अना और हटदर्मी की सियासत की नौबत यहाँ आ गई कि बेइज्जती से प्राइम मिनिस्टर हाउस से चला गया। अभी एक और मौका है। जी जी तंजीला सुने, एक और मौका है इमरान की पाकिस्तान में एक मजबूत सियासत और मजबूत मुस्तकबिल के लिए। एक और मौका है कि आज वो एक अपोजिशन लीडर बन के पार्लियामान में आ जाएं। पीटीआई का सर्वाइवल और इमरान के सर्वाइवल इसमें है कि वो आप कहते हैं वो पार्लियामान के अंदर आए और निजाम के अंदर रह के लड़े। गौस खान साहब, जो नई बातें, अब वो एक मरासला है, वो एक साजिश है, उसमें धमकी थी, उसमें पाकिस्तान को और बिलखुसूस, क्योंकि खान साहब कहते थे कि मेरे लिए ये सारा कुछ हुआ है, तो वो कहते हैं कि मुझे धमकी दी गई। आज वो ये भी कह रहे हैं कि इस मरासले को छुपाने की कोशिश भी की गई। तो ये जो इतनी सारी बातें उसको तूल दे रहे हैं वो, तो आपके ख्याल में कौन कौन डिस्क्रेडिट होता है इस सारे मामले में? और इस मामले पे क्या आप लोग चुप करके देखेंगे कि खान साहब अपना ये बयानिया तय करते रहें कि सारे इदारे ही मिले हुए हैं, सभी ने बैरूनी साजिश में बैरूनी हाथों का साथ दिया, तो आप लोग तो सारे डिस्क्रेडिट हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही जी? जी जी आ रही है जी, सेनेटर साहब आ रही जी।
अच्छा, बात यह है कि जो मनासला किसके दौर में आया? मनासला तो इमरान खान के दौर में आया, और ये कहते हैं कि 7 मार्च को आया, तो उसके बाद 25 दिन ये इख्तियार में रहे, तो उसमें तो उन्होंने नाम नहीं लिया। और मरासले में तो ये तो नहीं लिखा होता कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो साजिश की है, जो उसमें की है। मनासर में तो ये, और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये कहा था कि वो लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, और उस पर उन्होंने जो है एहतजाज जो हमारा हक बनता था वो किया है। अब घेर घरा के उसको वो इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पे या पीपल्स पार्टी पे या जे पे डालना, ये कहाँ की समझदारी है? एक अपना बयानिया वो बना रहे हैं, और इंशाल्लाह लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि ये जो उनका बयानिया ये एक खिलाफ बिनावी है। वजह इसके ये करते कि हमने 4 साल में जो है ना मुल्क की ये तरक्की की, हमने इतने लाख नौकरियां दी, इतने घर बना दिए, और पाकिस्तान में फलां मेगा प्रोजेक्ट पूरा किया, हमने डैम के लिए इतने काम किए। कुछ भी नहीं इनके कहने को, 3.5-4 साल में इनको अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर तो ला जो आप आके लोग उसी खत नहीं, को अब आप लीडरशिप लोग कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन बनाने से मतलब, अगर खान साहब की यही जिद है और आप लोगों को ये पता है कि कोई साजिश नहीं है, तो जुडिशल कमीशन बनाने में कोई हर्ज है? हर्ज कोई नहीं है, लेकिन खान साहब वो उसको भी नहीं मानेंगे। खान साहब वो देखो, आज अगर वो नहीं इलेक्शन मानेंगे तो वो कमीशन के खुद बारे में एक्सपोज क्या, हो जाएंगे ना सेनेटर साहब, अगर वो नहीं मानेंगे, क्योंकि आज नहीं वो नहीं, कह रहे हैं कि उससे कम पे मैं मानता नहीं हूँ। पहले भी उनका 35 फंक्शंस की बात की थी, जुडिशल कमीशन ने कहा था धांधली नहीं हुई, वो भी नहीं माना। और फिर 35 फंक्शन का के मतलब कहा था कि ये एक सियासी बयान है, और देख रहे हैं कि ये कुछ अरसा बाद कहेंगे ये तो मैंने सियासी स्टेटमेंट दी है। तो इसमें उसको खुद उनकी एतमाद हुआ है, जमहूरी तरीके से हुआ है, और ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुआ है। बल्कि उन्होंने जो 2 दफा, एक दफा तो आइन तोड़ा, और फिर दूसरी दफा जब आइन तोड़ने की कोशिश की, तो फिर जो हमारे इदारे थे, स्टेक होल्डर थे, वो हरकत में है, तो ये खराज तहसीन के मुस्तहक हैं हमारे इदारे, चाहे अदलिया है, चाहे कोई हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। मैं कि पाकिस्तान का एक आइन है, कोई मजाक तो नहीं है कि आप लेकिन इस तरह लेकिन बलडोज करें। लेकिन आप देखें सेनेटर ना, साहब, यहाँ पे तो देखे ना, जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो सवालिया निशान बन रहे हैं, तो जाहिर है उनको बनाया जा रहा है। आपकी जमातों को मिल बैठ जी, के कुछ सोचना तो होगा। आप ये सवालिया निशान रहने देंगे या इसको कहीं किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाना आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा? ये तो अब आप लोगों ने सोचना है, क्या सोचेंगे आप लोग? नहीं देखो, हमने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक मीटिंग हो गई है, उसमें क्लियर कट है कि कोई साजिश नहीं है, कोई सियासी पार्टी मुलव्वस नहीं है। बाकी ये हमारी लीडरशिप पे मुनसर है कि उसके जुडिशल कमीशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, तो हम्म। ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन हम इस बयानी से घबराने वाले नहीं है जी। देखो, हम ग्रास रूट लेवल पे बैठे हैं। यकीन जाने के 50% से ज्यादा लोग जो पहले मुतअस्सिर थे कि जी खान साहब ने स्टेप लिया, अब लोग असल बात समझने जो है की तरफ आ गए हैं, और कहें कि खान साहब ये झूठ बोलते हैं। खान साहब का एक बयानी है कि एक चीज ठोंस देते हैं, और तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब इनकी ठीक, अगर नीयत मैं ठीक ज़रा होती। बैरमन तंगी साहब से दोबारा पूछ लूँ कि न्याजी साहब कह रहे हैं कि हमें कोई दबाव नहीं है, हम कोई घबरा नहीं रहे इस बयानिए से, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि पूरा मुल्क मेरे साथ है, अवाम मेरे साथ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी और इस निज़ाम को भी जल्द इलेक्शंस की तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अवाम मेरे साथ है। तो आपको लगता है कि ये इतना बड़ा अवामी दबाव है, खान साहब वो कर सकते हैं जो लॉन्ग मार्च वो कह रहे हैं, एक बड़ी मार्च पाकिस्तान की तारीख की, कि आप लोग वाकई सोचें कि भाई इलेक्शंस के बगैर तो गुजारा नहीं है? तंजीला, देखिए मेरी बात सुने। अगर आप एंकर हैं तो आप इस इदारे के कुछ उसूल जवाबित के तहत आप यहाँ काम करेंगे। अगर मैं पाकिस्तान में सियासत करूँगा तो मेरी मर्जी से इदारे नहीं चलेंगे, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। ये मुल्क है, ये कोई गप शप नहीं है कि पाकिस्तान के इदारों से अपने घर की लूंडी बनाने की इसने कोशिश की है। तंजीला, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक कानून है, यहाँ आईन है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ इदारे हैं, और तमाम इदारे अपने डोमेन में काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या ये जो जो 2 दफा मीटिंग हो चुकी हैं इसकी हुकूमत में भी और मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत में, तो क्या ये इसके लिए काफ़ी नहीं है जो इसको एक आईना दिखाया? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं तंजीला, कि इमरान जब अपोजिशन में थे उस वक्त इसने पार्लियामान को गाली दी थी, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, इसने हुंडी पे पैसे भेजने की बात की थी। उसी वक्त भी हमने इनको समझाया कि आप अपोजिशन में हैं, हो सकता है कि कल आप प्राइम मिनिस्टर बने,
आप उस सीट के लिए आज से तैयारी करें, ऐसे काम न करें जो कल आप प्राइम मिनिस्टर बने और फिर आपको शर्मिंदगी होगी। आज जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसने भी फिर पार्लियामान को भी तौकीर किया। पार्लियामान के अंदर पौने 4 साल उसने गाली गलौज के अलावा कोई कानून साजी नहीं की। उसने अपोजिशन लीडर के साथ हाथ नहीं मिलाया, उसने अपोजिशन लीडर के लीडरशिप को ताउन को हासिल नहीं किया। और तंजीला, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा पॉलिटिकल कैरियर 41 ईयर्स है। आप जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हुकूमत करते हैं तो आप एंकर्स के तावन से, आप मीडिया पर्सन के तावन के बगैर, आप अपोजिशन लीडरशिप के तावन के बगैर आप हुकूमत नहीं चला सकते हैं। आप उनसे सीखे, आगे बढ़े। तो उसने वो मौका भी जाया किया। आज वो जब अपोजिशन लीडर बन गए हैं और अपोजिशन लीडर की तरफ आ गए हैं तो आज फिर वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, जो नहीं चलेगी। ये जिद, अना और हदमे की सियासत नहीं चलती है। अगर आप पार्लिमानी निजाम को, अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चलना चाहते हैं तो आप डिप्लोमेटिक बने। अच्छा, आप हाथ मिलाएं। बैरामन साहब, अब वो तो नहीं चलना चाहते। ये तो अब आप लोग तो 4 साल से कह रहे हैं कि हमें साथ मिलाएं, रिफॉर्म्स के लिए हमसे बात करें, अपोजिशन के साथ कंसल्टेशंस करें। वो तो नहीं हुआ। अगर वो नहीं होता तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? मैं तो आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि अब आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं? वो सड़कों पे रहेंगे? आप लोग कुछ काम करने की अगर कोशिश भी करेंगे तो जाहिर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला सिनेरियो तो नहीं आप लोगों को अवेलेबल होगा। मैं जब ये मियां शहबाज शरीफ साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने तो मैंने उसी वक्त एक ट्वीट किया था कि मियां साहब, अगर इकोनॉमी सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, मुश्किलात है कि नहीं है, खजाने में पैसे है कि नहीं है, आपने डिलीवर करना है। इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, जनरल मासेस को रिलीफ देना, पेट्रोल डॉलर की कीमत कम करना, घी, आटे और चावलों की कीमत और चीनी की कीमत को कम करना पड़ेगा। अगर मौजूदा इत्तेहादी जमातों के तावन से जो हुकूमत बनी है, अगर मौजूदा हुकूमत ने कुछ डिलीवर किया तो इसके वो बयानिया जो एहतसाब के नाम पे आया था वो फेल हुआ। इस बयानिया के तौर पे कि पाकिस्तान गुलाम है, ये निस्त नाबूद हो अच्छा, जाएगा। आज उन्होंने एक नया मुतालबा भी रखा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो उनके तासुरात हमें पता ही थे। तो मैं न्याज़ साहब वापस जब आते हैं ब्रेक से तो आपके पास ये उनका मुतालबा लेके आऊँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने हमसे कमिट किया हुआ था, वो अब उनसे हमारा रब्ता भी नहीं हो पा रहा। बहरहाल जी वापस आएंगे, कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ज़रूर प्रोग्राम में रखें। ये आपको ना लगे कि एक वन साइडेड प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि हुकूमती 2 जमातों के सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बार ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज हम बात कर रहे थे, खान साहब ने ये भी कहा जी कि इलेक्शन कमीशन से तो मुझे कोई तवक्को ही नहीं, उन्होंने कभी भी हमारे हक में कोई फ़ैसला नहीं किया। तो अब क्या वाकई जब एक बड़ी जमात जो कि बड़ी स्टेक होल्डर है वो ये कहती है कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं या आप अब न्यूट्रल नहीं रहे, आपकी जो इम्पार्शलिटी उसके ऊपर सवाल आ गया है, तो क्या होना चाहिए? इसका भी कोई हल होगा या बस ये खान साहब का एक नैरेटिव है, वो जलसे जुलूस में कहते रहेंगे? क्योंकि वो हुकूमत में होते हुए भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनका ट्रस्ट डेफिसिट बड़ा वाज़े था। तो कमर दिलशाद साहब को भी हमने ज़रा जहमत दी है, हमारे दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौस खान न्याज़ी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, लेकिन पहले कमर दिलशाद साहब से ज़रा पूछ लें। कमर दिलशाद साहब, खान साहब कह रहे हैं जी कि जब एक केस होता है कहीं पे और जज को एक पार्टी अगर कहे कि उसको ट्रस्ट नहीं है उस जज के ऊपर, तो वो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उनको वो केस छोड़ देना चाहिए। तो आज वो इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमिश्नर से ये मुतालबा कर रहे थे कि आप लोग मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो क्या कहते हैं आप इस पे? जी, असूली तौर पर सबसे बड़ी अहम बात ये इमरान खान का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि अगर कोई पार्टी, मदई पार्टी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी जज पर अदम एतमाद करे वो जज चला जाए। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई जज जो है इस तरह से अपना बेंच छोड़कर किसी के मुतालबे पर नहीं किया। ये तारीख है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जज अपनी जगह पर होता है कि आप जाए हम क्यों जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी पार्टी के कहने पर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली या उनकी अपनी ख्वाहिश है, जाती ख्वाहिश, अगर मुस्तफ़ी होना चाहे तो हो जाए।
लेकिन उनको कोई दबाव के तहत तो इस तरह से इस्तीफा नहीं होता। अगर इनके बारे में शिकायत हैं तो आईनी तरीका है। आईनी तरीका ये है कि आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल कमीशन में इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन रेफरेंस भिजवा दिया जाए और जो जो इनके इल्जामात हैं मोहतरम इमरान खान साहब के बाद जो फरमा रहे हैं, तो वो सारे इल्जामात उन पर लिख के जुडिशल कमीशन भिजवा दे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेफरेंस भिजवा देगा जुडिशल कमीशन के चीफ को, जो आजकल चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो वो फैसला अगर ऐसी सूरत होती है, क्योंकि वो रेफरेंस लाने की तैयारी तो कर रहे हैं खान साहब, अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर जो केसेस अभी इलेक्शन कमीशन में हैं उनके बिलखुसूस फॉरेन फंडिंग का जो केस है, तो उसका क्या स्टेटस होगा लीगली? वो सारी बात तो यही चल रही है ना, जो आजकल जो आप अच्छी तरह समझती हैं कि जो इस पर दबाव पड़ रहा है वो फॉरेन फंडिंग केस को रोकने के सारे तरीकेकार हैं। बाकी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इनकी इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जब भी कोई डेट पड़ती है, हेयरिंग करते हैं, डे टू डे हेयरिंग करते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की जो बातें की जाती है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है, जिस तरह इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो मैंने 2 नफल शुक्राने के अदा किए, ठीक है। अब भी जो इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा हुआ है, उनके खिलाफ अगर जुडिशल कमीशन में केस गया तो चीफ इलेक्शन कमीशन भी 2 नफल नहीं पड़ेंगे, 4 नफल पड़ेंगे शुक्राने के। कि अब मेरे ये ट्रैक में आ गया। अच्छा, मैं आपके पास वापस आती हूँ कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा अब जो आगे प्रोसेस चलना है, क्योंकि वो कोर्ट्स में भी ले गए हैं, उसको उन्होंने चैलेंज किया ये 30 दिन और डेली की जो हेयरिंग है। लेकिन सेनेटर गौस खान न्याजी साहब, आज मैं सुन रही थी आपकी तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी कि ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस में जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं उससे भागने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर खान साहब बार बार हमलावर हो रहे हैं, और ये जो ज़बानी कलामी हमले हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप लोगों को लगता है कि वाकई ये मसला है? क्योंकि वो खान साहब पहले कहते थे आपकी हुकूमत थी और आप लोगों ने ये डिले रखा है, उन्होंने तो डिले नहीं किया था। अब देखें जी, एक फॉरेन फंडिंग केस और एक BRT वाला पेशावर वाला केस, इसके लिए ये 2 दफ़ा ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टे ले चुके हैं कि इसके खिलाफ तहकीकात रोकी जाए। अब देखो ना, उससे उस अगर ये सच्चे हैं अगर तो इनका फैसला क्यों नहीं हो लेने देते? अभी तो 4 साल इनकी हुकूमत रही है ना, 4 साल में ये मुसलसल कोर्ट से स्टे लेते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लिया है, हाई कोर्ट से लिया है, और फिर इसको पेंडिंग करते आते हैं कई दफ़ा। बल्कि एक दफ़ा तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कमेटी सिक्योरिटी कमेटी बनी है उसको वार्निंग भी दी थी कि आप जल्दी से जल्दी इसका फैसला करें। अब तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है कि जी 30 दिन के अंदर फैसला करो। अब फिर ये कोर्ट में जा रहे हैं कि नहीं जी इसको स्लो करो और अब इसको क्यों डे टू डे क्यों अगर डे टू डे नहीं की जाए, क्यों ना की जाए भैया? अब जल्दी से, अब 5 साल हो गया, बल्कि इससे भी ज्यादा हो गई, 13-14 से केस चल रहा है इनका जी। 8 साल हो गए और अब भी डिले पे। अगर ये सच्चे हैं तो फिर केस को चलने दें। ये सारा उसमें सारे जो इसराइल से है, अमेरिका से है, यूरोपियन यूनियन से है, इंडियन से है, फॉरेन फंड है, सारे उसकी रिपोर्ट जो है कुछ तो पब्लिक हो गई है, उसमें सारा कुछ मेंशन हो गया। 65 लाख डॉलर जो है वो गैर कानूनी तरीके से आया, और जो इलेक्शन जो हमारा रूल्स के मुताबिक वो जो उस पर ममनू चीज़ में आता है, तो इससे आप बजाय इसके कि उसको केस को फेस करें, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे चढ़ दौड़े हैं कि जी हालांकि ये उनकी बैरमन तंगी साहब से ये पोस्ट तोशाखाना केस के ऊपर खान साहब ने कहा जी मेरे तोहफे हैं, मैंने कानूनी तरीके से ख़रीदे और मैंने उससे सड़कें बनाई हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसके ऊपर भी वाह वाह कर रहे हैं। वो अपने आप को अभी भी सादिक और अमीन के तौर पे एक बड़ा लीडर पोर्ट्रे करने में कामयाब नज़र आते हैं, लेकिन आप लोगों की जो जमातों की लीडरशिप है वो उन्होंने चोर डाकू कह के आप लोगों की क्रेडिबिलिटी इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो आप समझते हैं कि आप लोग उस नैरेटिव का मुकाबला सही तरीके से कर नहीं पाए? देखिए तंजीला, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो अपने आप को लीडर समझता है वो पाकिस्तान के आईन को, वो पाकिस्तान के दस्तूर को, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को, वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को, वो पाकिस्तान के उस तबके को जो कि वो मीडिया तबका है जो आपकी गैप्स और डिफिशिएंसीज को पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करके आपके लिए रास्ता बनाते हैं। तो जब वो इंसान
अपने आप को लीडर भी कंसिडर करते हैं और इन तमाम इदारों पे क्रिटिसिज्म करके कि मेरे लिए फैसला नहीं किया, फिर आप उनसे ये तवक्को करें कि तोशाहाना से जब उसने चोरी करके उसने ये जस्टिफिकेशन दी कि मैंने रोड बनाया, ये लोग हंसते हैं, पूरी दुनिया हंसती है। इसने इमरान को ये तोहफा नहीं दिया था, इसने स्टेट को ये दिया था, और जिसने स्टेट को तोहफा दिया था, जो गिफ्ट्स दिए थे, उस मुल्क की तौहीन की है जिस मुल्क ने पाकिस्तान पे ट्रस्ट करके पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को एक गिफ्ट दिया है। ये उस मुल्क की निशानी होती है। लेकिन आप अगर इमरान की इस बात को सुने कि मैंने रोड बनाया है, तो फिर इमरान साहब से मेरा सवाल है कि आपके पास रोड बनाने के लिए जब मियां नवाज शरीफ साहब बनीगाला आए थे और आपने रोड बनाने की रिक्वेस्ट की, तो ये बनीगाला वाला रोड तो मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था। फिर तो वही झूठ तो बोले कि वो कम से कम किसी को याद नहीं था। यहाँ पे तो हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम सियासी वर्कर हैं, हमें याद होता है कि किस वक्त कौन क्या करते हैं। लेकिन इमरान को ये भी याद नहीं था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको मीडिया से पता चला, टीवी से, कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उनको डॉलर की कीमत टीवी से पता चलता था कि डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। तो जब एक प्राइम मिनिस्टर को ये, और 3 साल के बाद फिर खड़े होकर कह रहा था कि मेरे पास मईशत क्या चीज़ है, मेरे पास तो टीम नहीं है, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। और ये स्टेटमेंट 2013 में भी दिया था कि अच्छा हुआ कि मुझे मरकज में हुकूमत नहीं मिली, वरना मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं थी। ठीक है, वो अभी भी कह रहे हैं कि ये पहली बार थी इसलिए मुझे पता नहीं था, अगली बार आऊंगा। मैं ब्रेक ले लूं। कंवर दिलशाद साहब, आपके पास वापस ये सवाल लेके आऊंगी कि 62-63 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को सादिकुर अमीन कहा था, और उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है, क्या वो ताहयात होती है? अब इतनी सारी चीज़ें खान साहब के हवाले से मौजूदा हुकूमत कह रही है, बहुत सारे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ शवाहिद सामने आ रहे हैं, तो उस सर्टिफिकेट की क्या वो वैलिड है? और इलेक्शन कमीशन में क्या इस हवाले से भी उनके खिलाफ कोई और इकदाम किया जा सकता है, कोई आ सकता है उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन लेके? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी, कंवर दिलशाद साहब, जो इस वक्त अब जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात उठाए हैं इमरान खान साहब ने, और जाहिर है वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है दबाव में आएगी? क्योंकि जब ये हुकूमत में थे तब भी इनके वफाकी वुज़रा, इमरान खान साहब ख़ुद वज़ीर आज़म होने की हैसियत में भी बहुत सारे शुकूक व शुबहात का इजहार करते थे। मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सेटअप है, तो मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। वो बहुत मजबूत, एहसाबी तौर पर बड़े मजबूत हैं। अब मेरा अपना ख्याल है, मिजाती राय है, मुमकिन दुरुस्त ना हो, जो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मुमकिन है कि मंडे को इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं अपना फुल बेंच के साथ इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस भिजवा देंगे। अच्छा, वो उनके वो इस लिहाज से कि उन्होंने बहुत बात हो गई है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, और वो मसलसल बार बार इन पर अटैक कर रहे हैं, मुस्तफी हो जाए। तो ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। ये आर्टिकल 204 भी लगेगा, और इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इदारा, कोई शख्स चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन पाकिस्तान की तरजीह करे, तो उनको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दें, और फिर जो कोर्ट पर आएंगे 3 साल की सजा भी दे सकता है इलेक्शन कमीशन। ये सारे मामला जो है अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करना है। और एक बड़ी अहम बात है, ये जो पेशावर में ये जलसे करते रहे और इलेक्शन कमीशन के हकामात को ज़ाब्ता इख्लाक के नज़रअंदाज करते रहे, वो प्रोसीडिंग मुकम्मल हो चुकी है, और 25 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है, आया इलेक्शन कमीशन उन पर कार्रवाई करे या उसको नज़रअंदाज कर दे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको इजाजत दे दी, आप अपना काम जारी रखें और प्रोसेस मुकम्मल कर लें, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इमरान खान को नाअहल करार देने का भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी सेक्शन 234 के तहत। तो ये भी उन्होंने इस पर भी पूरी तैयारी मुकम्मल की हुई है। ये सारे मामला इमरान खान को पता है
तभी तो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि ये समझ में आए। तीसरी बात है आपका फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको हुक्म जारी किया था कि आप 30 दिन के अंदर अंदर ये फैसला करें। उनकी डे टू डे हियरिंग हो रही है। 29 तारीख को आखिरी उसकी समाअत है। अपने अनवर मंसूर साहब की खत्म हो जाएगी डिबेट, दलाइल खत्म हो जाएंगे, तो फिर उसका फैसला रिजर्व कर लेंगे और फैसला 15-20 दिन के बाद अपनी जो है वो जारी कर देंगे। ठीक है। ये सारे तो आप कह रहे हैं कि मामलात इलेक्शन कमीशन के साथ खान साहब को काफ़ी सारे वहाँ से ऐसे इम्कानात हैं फैसले आने के। न्याजी साहब, जो मैं बात करी थी कि एक तरफ ये बयानियाँ है, दूसरी तरफ आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो अब खान साहब तो पहले ही अपनी कारकर्दगी से पूरी तवज्जो हटा चुके हैं, तो आप लोग अब अगर बताएंगे भी आवाम को कि इन्होंने ये गलत किया, यहाँ पे कमी है, ये मईशत के साथ हुआ, तो आपकी बात में वो वज़न रहेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही एक पूरा बबल तैयार कर चुके हैं कि मुझे साजिश के तहत हटाया गया क्योंकि मैंने बड़ी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई थी। मईशत के चैलेंज के लिए कितने वेल इक्विप्ड और तैयार हैं आप? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी, नैसब आ रही आवाज़। जी नैसब आ रही आवाज़। जी जी। अब देखें, 2013 में जब हमें इक़्तिदार मिला था और फिर 14 में ये धरना लेके आ गए थे और जो कंडीशन थी उस वक्त भी, उस प्रेशर में भी हमने काम किया और हमने डिलीवर किया। हमने सी पैक किया, बाकी फायदे किए और 10,000 मेगावाट के कारखाने लगे। इंशाल्लाह हम भी डिलीवर करेंगे। हम एक और सियासी पार्टी से, और कल बिलावल साहब और हमारी मीटिंग हुई, मियाँ साहब की मीटिंग लंदन में हुई है। हमने चार्टर डेमोक्रेसी को जो है री इंश्योर किया कि इंशाल्लाह मजीद जो अच्छी तरीके से तावन करेंगे कि मुल्क में जमहूरियत चलती रहे। तो ये खान साहब, मुझे लास्ट कमेंट बैरामंद तंगी साहब आपसे भी चाहिए कि क्या आप लोग कोलेशन में ये जो कहा जा रहा था पीपल्स पार्टी सीटों की वजह से कहीं कोई डेडलॉक है, कोई है या नहीं? अगर हाँ ना में जवाब दे दें, वक्त क्योंकि कम है। नहीं तंजीला, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और मुल्क की सालिमियत और इदारों के लिए कुर्बानी दी है। आप अभी इस वक्त समझते हैं मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कि ये वक्त जो है पाकिस्तान के लिए बहुत गंभीर सूरत हाल है। हमें मिल बैठ के कंसेंसस के जरिए अवाम को, इदारों को तकलीफ देना है ताकि मुल्क तरक्की करे और जमहूरियत आगे बढ़े। बैरामंद तंगी साहब, गौस खान नियाजी साहब और कमर दिलशाद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।